एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। हमने प्रीवियस क्लास के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। आइए हम 5 मिनट के अंदर उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, तो इसके लिए हमने 6 स्टेप देखा हुआ था। 5 स्टेप में क्या देखा हुआ था? पहला हमने इंजेशन देखा, दूसरा हमने डाइजेशन देखा, तीसरा हमने एब्जॉर्प्शन देखा, चौथा हमने एसिमिलेशन देखा और पांचवा जो लास्ट जो हमारा स्टेप था उसमें हमने इजेशन टॉपिक देखा। ठीक, इसमें क्या हमने देखा कि हम लोगों में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात तो डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी इज इनिशिएटेड थ्रू द माउथ। हमारे माउथ या बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन हम लोगों की बॉडी में शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में 2 चीज़ होता है, टंग होता है और टीथ होता है। अब टीथ हमारा क्या काम करता है? टीथ जो होता है वो फूड को क्या करता है? च्यूइंग करता है, मतलब चबाता है। चबाने के दौरान उस फूड को टुकड़ों टुकड़े में बांट दिया जाता है। ठीक, और फिर इस फूड को कहाँ धकेला जाता है? पुशिंग डाउन किया जाता है इनटू द ऑइसोफेगस। कहाँ पुशिंग किया जाता है? ऑइसोफेगस में, जिसको आप विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इसको आप जो धकेला जाता है, पुशिंग किया जाता है, वो ऑइसोफेगस में पुशिंग किया जाता है। ऑइसोफेगस जो करता है वो फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है स्टोमक के पास। किसके पास? स्टोमक के पास उस फूड को ले जाता है। कैसे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के दौरान। किस मूवमेंट के कारण? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आप लोगों ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में सुना होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है सर? ऑइसोफेगस का सिक्यूज होना, एक्सपेंस होना। सिक्यूज मतलब सिकुड़ना, एक्सपेंस मतलब फैलना। ऐसे करने के दौरान फूड जो होता है वो कहाँ जाता है? हमारा स्टोमक में जाता है। अब जैसे ही फूड स्टोमक में आया, स्टोमक तुरंत से फूड को लेगा। अब स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, जिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। ये 3 टाइप का गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। पहला होता है पेप्सिन, बोलिए मैंने साथ। पहला क्या होता है? पेप्सिन। दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। फिर से एक बार, पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरी तरफ HCl जो है वो एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखता है, और इस एसिडिक मीडियम से स्टोमक के इनर लाइनिंग को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है? म्यूकस होता है, जो हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर म्यूकस हमारे स्टोमक में ना रहेगा तो क्या होगा? हम लोगों को अल्सर हो जाएगा, जिसको आपने लोग स्टोमक अल्सर कहते हैं। हमारे स्टोमक में इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग का सीवियर केस, सीवियर फिनोमेनन हो जाएगा, जिसके चलते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ठीक, तो इससे बचने के लिए, HCl से बचने के लिए, इस एसिडिक इन्वायरमेंट से बचने के लिए भगवान ने हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में म्यूकस नाम का सब्सटेंस दिया है, जो क्या करता है? एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके रखता है, ताकि हमारे स्टोमक के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इनर लाइनिंग को कोई फर्क ना पड़े। चलिए, स्टोमक के बाद फूड कहाँ गया था सर? स्टोमक के बाद फूड गया था इंटेस्टाइन में। कहाँ गया था? इंटेस्टाइन में गया था। अब हमारे पास 2 टाइप का इंटेस्टाइन है, या 2 काइंड्स का इंटेस्टाइन है। पहला है लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में? बताओ, कमेंट करके बताओ। सबसे पहले खाना स्टोमक से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा? तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सर अभी भी खाना पूरी तरीके से पचा नहीं है, अभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसको फर्दर डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा, ताकि सेल से छोटा हो और सेल इसको इजीली एब्जॉर्ब कर ले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ा सा धमाका होगा। क्या होगा? बड़ा सा धमाका होगा। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले इंटेस्टाइनल जूस प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते फूड का, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका और डाइजेशन होगा। ये लीवर से भी अपना एंजाइम्स लेगा, सब्सटेंस लेगा, और पेनक्रियाज से भी लेगा। लीवर से क्या लेगा? बताओ बताओ कमेंट में। लीवर से क्या लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन? बाइल जूस लेता है। क्या लेता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस का काम क्या होता है? बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देना। फिर से
बड़े से फैट मॉलिक्यूल को, जो बड़ा बड़ा फैट का मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, जो हमेशा लीवर के थ्रू होता है। अब पेनक्रियाज का क्या काम है सर? पेनक्रियाज दो टाइप का एंजाइम्स निकालता है, पहला है ट्राइप्सिन और दूसरा है लाइपेज। पहला क्या है? ट्राइप्सिन और दूसरा लाइपेज। ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, वहीं जो लाइपेज है वो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम जो है वो यहीं तक आपका लिमिटेड होता है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड में जितना पानी होगा, ध्यान से सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या किया सर? जितना भी उसका पावर था सब पावर यूज करके उसको डाइजेस्ट पूरी तरीके से कर दिया। अब उसमें वाटर का अमाउंट तो बरकरार है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस डाइजेस्टेड फूड में जितना वाटर है वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि वाटर का अमाउंट हमारे बॉडी में मेंटेन रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? बिल्कुल निकालना है सर। तो उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे तो किसी स्ट्रक्चर के थ्रू निकालेंगे, इस प्रोसेस का कुछ नाम होगा। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन पूरा वाटर को एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड से, इसके अंतराल क्या होता है? तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग के एनस, एक्सक्रीटरी जो यूनिट होता है, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है एनस, उसके थ्रू जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, या इस प्रोसेस को अदर लैंग्वेज में आप इजेशन कह सकते हैं। ठीक, तो कल के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़े थे, जो समरी के रूप में आप लोगों को 5 मिनट 6 मिनट के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्ड आपने 8 क्लास में भी नाम सुना होगा, 7 में भी नाम सुना होगा और 9 में भी नाम सुना होगा। ये रेस्पिरेशन जो टॉपिक है वो बहुत जनरल है, सब जगह पढ़ाया जाता है और सब जगह बच्चा एक ही मान के चलता है कि रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। बताओ क्या होता है? सांस लेना। ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। जनरली यही होता है। जनरली रेस्पिरेशन मतलब यही समझा जाता है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। लेकिन जब रेस्पिरेशन की डिफिनेशन दी जाती है तब ऐसा नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ब्रीदिंग करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस इज रॉन्ग। हम ये लोग ये बोलेंगे कि रेस्पिरेशन में 2 चीज होता है। कितना? ब्रीदिंग तो होता ही है, साथ साथ फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 2 चीज होता है, सिर्फ ब्रीदिंग नहीं। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक, लेकिन रेस्पिरेशन जब कोई वर्ड बोलता है तो उसमें 2 चीज छिपा रहता है। एक होता है ब्रीदिंग जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या होता है कि सर पहला होता है कि ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और दूसरा होता है सेल के अंदर जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड के साथ ऑक्सीजन मिलके जो एनर्जी फाइंड आउट करता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सर इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, ब्रेक डाउन। अब देखिए, अब ये ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन किया जाता है वो बहुत सारे मेथड से किया जाता है। इसमें मेजर 3 मेथड हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का अमाउंट अगर सबसे कम हो, ऑक्सीजन अगर हो ही नहीं तो क्या होगा सर। दूसरा हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम हो तब क्या होगा ग्लूकोज के साथ। तीसरा पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो तब क्या होगा। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। जब ग्लूकोज हमारे सेल में, कहाँ पर? हमारे सेल में ग्लूकोज पहुंचा तो ग्लूकोज के साथ क्या क्या होगा? 3 तरीके से बर्ताव होता है ग्लूकोज के साथ। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जैसे ही ग्लूकोज सेल में पहुंचेगा 3 तरीके से इसके साथ बिहेवियर किया जाएगा, बर्ताव किया जाएगा। पहला बिहेवियर रहेगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, मान के चलते हैं सेल में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा?
ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड पहले बनाएगा और ये पायरुविक एसिड टूट के क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फिर से देखिए, जैसे ही ग्लूकोज सेल में आया तो क्या होगा, ग्लूकोज के साथ तीन तरीके का बर्ताव होगा सर। पहला होगा कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। दूसरा होगा कि ऑक्सीजन अगर कम रहेगा तब उसके साथ क्या होगा। तीसरा, ऑक्सीजन अगर भरपूर अमाउंट में है, सफिशिएंट अमाउंट में है, तब क्या होगा उसके साथ। तो पहला हम देखते हैं कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड बनाता है तो पायरुविक एसिड के साथ जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब यह पायरुविक एसिड टूट के बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। अब जब पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इस प्रोसेस का एक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसको ऐसे बोलेंगे कि जब पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हो, बहुत कम हो, तब क्या होगा, तब सर पायरुविक एसिड जो होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड के बारे में। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग को मसल क्रैम्प्स आ जाता है, मसल दर्द करने लगता है। कभी सोचा है आपने कि मसल आप लोग का क्यों दर्द करता है। अगर हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक हम एक्सरसाइज कर लिए, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिए, तो क्यों दर्द करता है, कभी सोचा आपने। आइए रीजन जानते हैं। होता क्या है, तो हमारे सभी सेल को चाहिए एनर्जी, बोलिए सुनो, तो सभी सेल को चाहिए एनर्जी और एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। होता क्या है, तो कम ऑक्सीजन है हमारे पास। मान लेते देखिए, हमारे पास C6H12O6 ऐसे ऑक्सीजन है, तो हम लोग के पास अगर भरपूर ऑक्सीजन है तो 38 ATP एनर्जी बनता है। क्या बनता है, 38 ATP एनर्जी बनता है, इतना एनर्जी बनता है। अगर हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन कम हुआ तो हम लोग के बॉडी में 2 ATP एनर्जी तक भी बन सकता है, 3 ATP एनर्जी भी बनता है, ठीक है, 36 ATP एनर्जी भी बनता है। तो ये सारे एनर्जी के क्वांटिटी है, इतना एनर्जी भी बनता है हमारे बॉडी में। डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। इसमें क्या होता है कि मसल में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होने के कारण लैक्टिक एसिड जो बनता है वो हमारे मसल में क्या करता है, क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, क्रैम्प्स प्रोड्यूस। जिस क्रैम्प्स के कारण हमारा मसल जो मांसपेशी है वो दर्द करने लगता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं बनेगा उतना, और एनर्जी नहीं बनेगा तो वो सेल काम नहीं करेगा, दर्द करेगा वहाँ, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना, ठीक है। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है जिसके चलते मसल थक जाता है, ठीक। इट अकर्स आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज, कह रहा है कि ये हैवी एक्सरसाइज के बाद होता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद ये देखने को मिलता है कि हमारे मसल के अंदर दर्द हो रहा है, ठीक। तीसरा हमारा जो स्टेप होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन हमारे पास भरपूर है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन जो है वो भरपूर अमाउंट में है तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। चलिए इसको एक बार और देखते हैं, इसको एक बार और रफली हम समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, वैसे वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो आइए 2 मिनट के अंदर इसको हम फिर से रफ में समझ के प्रैक्टिस करके हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है। देखिए हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है सर, क्या है, ग्लूकोज। साथ साथ समझते रहिएगा और जो क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिएगा। हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। सर इतना तो हमें ही पता है, चलो पता है तो और अच्छा है। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास देखो सेल है, तो हमारे पास सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं हमारे सेल में उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ एक ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ होगा, ठीक।
तो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से ही काम है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और पावर हाउस ऑफ दी जो सेल होता है उसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए समझते हैं कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ही ग्लूकोज हमारे सेल में आएगा, इसको सबसे पहले मुलाकात किससे होगी बताओ? साइटोप्लाज्म से। किससे? साइटोप्लाज्म से। सर सही बात है, तो चलो साइटोप्लाज्म में ले चलते हैं ग्लूकोज को। इन साइटोप्लाज्म सबसे पहले ग्लूकोज की मुलाकात साइटोप्लाज्म से होगी सर। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा। ये बेचारा को कहीं जगह नहीं मिलता है, जहाँ जाता है वहाँ इसको तोड़ता ही रहता है सब कोई मिलके। तो देखो ग्लूकोज को तोड़ेगा किसमें? पायरुविक एसिड और एनर्जी में। पहला स्टेप आ रहा है समझ में? ग्लूकोज जैसे ही सेल में आएगा तो सेल में सबसे पहले मुलाकात किससे होगी? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म कहेगा रुको रुको पहले मेरा काम करने दो, इसको तोड़ेगा पायरुविक एसिड और एनर्जी में। अब क्या होगा? इसके साथ कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा कि इसके पास इसके पास अगर O2 नहीं होगा, इन अब्सेंस ऑफ O2, अगर ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाएगा तो क्या करेगा? ये टूट कर क्या बना लेगा? इथेनॉल। क्या बना लेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये तब की बात बता रहे हैं जब इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं हो, तब क्या करेगा? पायरुविक एसिड टूट के क्या बना लेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। पहला केस नंबर फर्स्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है सर? दूसरा केस हो सकता है इसके पास थोड़ा सा ऑक्सीजन हो, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन इसको मिल गया बेचारे को, पहले तो इसको नहीं मिला ऑक्सीजन, तो नहीं मिला ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लेकिन मान लेते हैं कि इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल गया, बेचारे को कहीं से ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या बना लेगा इस केस में? इस केस में बनाएगा सर, इस केस में बनाएगा आपका पायरुविक एसिड में लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या एसिड बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी थोड़ा बना लेगा बेचारा। सर एक और केस आपने समझाया था, क्या समझाया था? कि सर इसके पास अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या बना लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और बना लेगा ये CO2 H2O और एनर्जी बना लेगा। यहाँ कितना एनर्जी बनाएगा? 38 ATP। कितना बनाएगा? 38 ATP बनाएगा। कहाँ बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। ग्लूकोज अगर सेल में आएगा तो सबसे पहले मुलाकात साइटोप्लाज्म से होगी सर। साइटोप्लाज्म कहेगा तुम रुको, पहले यहाँ टूटो तुम, तो कौन सा में टूटेगा? ये किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड और एनर्जी में। अब पायरुविक एसिड और एनर्जी में टूटने के बाद इसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर ऑक्सीजन इसको नहीं मिले तब ये टूट के बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कई लोग सोच रहे होंगे सर इथेनॉल किसे कहते हैं? अरे केमिस्ट्री में ना पढ़े हो? इथेनॉल ऑल वर्ड यूज किया जाता है अल्कोहल के लिए। किसके लिए? अल्कोहल के लिए। ऑल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है सफिक्स में? अल्कोहल के लिए। ठीक। इथेनॉल है तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके पढ़ाया जाएगा कि अगर एक कार्बन हो तो उसको मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन हो तो इथेन कहते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक। ऐसे करके आप लोग को नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए जाते हैं। यहाँ इथेनॉल जो होता है वो C2H5OH होता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है इसीलिए इसका नाम ईथ है, और चूंकि अल्कोहल है OH लगा हुआ है इसीलिए इसको इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है। तो इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एनर्जी बनाएगा जब इसके पास ऑक्सीजन नहीं हो तब। इस केस में दूसरा रास्ता, इसके पास अगर ऑक्सीजन कम हो तो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। इसके पास अगर एनर्जी बहुत सारा हो, इसके पास अगर एनर्जी बहुत सारा हो तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी। 2 चीज अभी भी मैंने छोड़ रखा है, बताओ 2 चीज कौन सा है? सर एक तो है फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन तो आप सर समझा दिए कि ये क्या होता है, कैसे बनता है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में। नो 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 नो,
इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक, अब जब भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में O2 के अब्सेंस में ये बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा, तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं इसको, याद कर लो। जब भी पायरुविक एसिड से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है तो इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? सर हमारे मसल में क्रैम्प्स प्रोड्यूस कर देता है। क्या प्रोड्यूस करता है? क्रैम्प्स। हमारे मसल दर्द करने लगता है। क्यों दर्द करने लगता है? क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता है, जिसके कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बन पाता है उस मसल सेल में, जिसके चलते हमारा मसल थक जाता है और काम नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमारा मसल दर्द करने लगता है। ठीक, तो इवेंचुअली या फाइनली ऐसा कह रहे हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर दीजिएगा। आपके कमेंट का जल्दी जवाब दिया जाएगा। ठीक है।